अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं सच डिजिटल। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप हमारे साथ जुड़े हैं। शाम में झड़पें बड़ी तेज़ हो चुकी हैं, हज़ारों हलाकतें हो चुकी हैं और अब मामला जो है दमिश्क तक जा पहुँच चुका है। इसके साथ साथ आज बताएंगे आपको ये कि हिजबुल्लाह ने ऐलान जंग कर दिया, मज़ाहमत कायम रहेगी। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि जो है इसराइल ने अपने कैदियों का कत्लेआम खुद किया। अमरीका के मुख्तलिफ अखबारों का दावा सामने आया है। असद यानी सिक्योरिटी जो है इस वक्त शाम की, उनके 125 एहलकार हलाक हुए हैं। बशर अल असद के हामी 148 उनकी तादाद बताई जा रही है। लास्क और दीगर इलाके काफ़ी मुतासर हो चुके हैं। बिजली और पानी की फराहमी मुनक़ते हो चुकी है। दमिश्क में नई हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। 57 साल अली शिहा नामी शख्स ने बताया कि बनियास में इसके 20 पड़ोसियों को गोली मार दी गई, जिनमें कुछ अपनी दुकानों में थे, कुछ घरों में थे। और कुछ मुकामी अफराद के मुताबिक हफ्ते के सुबह गांव तुएम में 31 अफराद की लाशें इज्तिमाई कब्रों में दफन की गई हैं। 9 बच्चे और 4 खवातीन शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़्यादातर हलाकतें मौजूदा शामी हुकूमत के वफादार सुन्नी बंदूक बरदारों की तरफ से असद के अलवी फ़िरक़े के ख़िलाफ़ की गई हैं। सूरत हाल इंतहाई कशीदा है, लेकिन मामला यहाँ रुका नहीं है। मामला बहुत आगे बढ़ चुका है और बढ़ चुका ये कि अब शाम में तकरीबन जो कशीदगी है वो मज़ीद बढ़ चुकी है। और इस वक्त जो लेटेस्ट अपडेट है उनके मुताबिक कहा जा रहा है, अल अरबिया न्यूज़ के मुताबिक सिक्योरिटी दस्तों को दमिश्क के इलाके अल मज़ा में निशाना बनाया गया। उधर शामी वज़ारत दाखिला ने मगरबी साहिल के हिस्से में 2 सूबों लास्किया और तरतूस के इलाके में फ़ौजी कोमक पहुँचा दी है। वहाँ पर हालात कशीदा हैं। दमिश्क में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया गया, बमों से हमला किया गया, जिनमें उनकी हलाकतें हो चुकी हैं। तो ये सूरत हाल है। दूसरे में आपको बताते चलें कि इस वक्त एक नई रिपोर्ट आई है। आपको याद होगा ये रिपोर्ट है मैं आपके सामने अपने वीलॉग्स में बारहा शेयर कर चुका हूँ। जब 7 अक्टूबर को हमला होता है, उससे पहले उसके बाद जब इसराइल हमला करता है तो अपनी ही एक पार्टी होती है, अपने लोगों की पार्टी होती है, वहाँ पर हमला कर लेता है, जिसमें बहुत ज़्यादा हलाकतें होती हैं। लेकिन अब जो इंकिशाफ हुआ है हमारे सामने वो शदीद किस्म का, और हमें इसका इंकिशाफ तो आज से तकरीबन साल पहले कर चुके हैं कि भाई साहब जितनी हलाकतें हो रही हैं कैदियों के हवाले से, क्योंकि हमास के अंदर जो यरगमाली थे, यानी जिनको हमास ने यरगमाली बनाया था, उनको कत्ल करना हमास के लिए फ़ायदेमंद नहीं था, सूदमंद नहीं था। उसकी वजूहत ये थी कि बाद में जो डील करनी थी जंग खात्मे के हवाले से या अपने कैदियों के रिहाई के हवाले से, वो उनके लिए कारामद साबित हो रहे थे। अब क्या हुआ है, इसराइल ने, अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वाशिंगटन और न्यूयॉर्क ये कह रहा है, वो ये बात कर रहे हैं कि भाई साहब अब मामला ये है कि इसमें ऐसा हुआ है कि भाई साहब जब इन्होंने फायरिंग की है, कई जगहों पर गोलाबारी की है, तो उस गोलाबारी में, उस फायरिंग के नतीजे में जो कैदी थे 41 कैदी, उनकी डेथ हो गई जो हमास के तहवील में थे। अब ये बात मैंने आपको साल पहले की थी, लेकिन उस वक्त बहुत सारे लोग नहीं मान रहे थे। अब मैं वो बात वाशिंगटन और न्यूयॉर्क ने मानी है। न्यूयॉर्क ने लिखा है, न्यूयॉर्क टाइम ने लिखा है कि इसराइली हुकूमत काबीना के हवाले से बताया कि फ़लस्तीनी ग्रुपों के कैद में मौजूद 59 यरगमालियों में से 24 अब भी जिंदा हैं, जबकि 130 को जिंदा रिहा किया जा चुका है। रिपोर्ट में मजीद किया कि चंद यरगमाली तकरीबन यकीनी तौर पर जंग के इब्तदाई दिनों में हलाक हो चुके हैं, इससे पहले कि जंग बंदी मुमकिन हो। लेकिन कई दीगर यरगमालियों की हलाकत 2023 में मुख्तसर जंग बंदी के खात्मे के बाद जारी लड़ाई के दौरान हुई थी। एक ऐसी जंग में जिसमें 10 फ़लस्तीनी, हज़ारों फ़लस्तीनी जो है शहीद हो चुके हैं। मजीद उन्होंने कहा 40 दीगर अफराद की लाशें नवंबर 2023 में रवा साल जनवरी में होने वाली जंग बंदी मुआहदे के तहत सैकड़ों फ़लस्तीनी कैदियों नज़रबंदी के बदले की गई थी। बहरहाल खबर मैंने आपके सामने इसका तजिया रख दिया, नचोड़ रख दिया। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई साहब अपने ही अपनों पर उन्होंने बिजली गिराई और अपने लोगों को खुद मारा है। दूसरी जानब आपको बताते चले कि इस वक्त एक तरफ तो ये सूरत हाल है, दूसरी जानब जो इस वक्त मेरे पास हिजबुल्लाह का बयान है, वो बड़ा तगड़ा किस्म का बयान है। उसमें से हिजबुल्लाह के मज़ाहमती तहरीक के सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि इसराइल ने लेबनान के साथ जंग बंदी पर ना सिर्फ उस वक्त इत्तेफाक किया जब उसे मज़ाहमत के सामने उनके जंगजुओं के हाथों भारी नुकसान का सामना था, इसमें कोई शक नहीं है। आपको याद होगा मिन्नतें तरले करके, क्योंकि इस जंग में कूदने से पहले मैं एक
ایک ویلوگ اس پہ کر چکا ہوں. اسرائیل کے اندر کافی اختلاف تھا. اسرائیل کے کئی آرمی چیف جو ہیں اس سے پہلے جو آرمی چیف تھے اس نے اختلاف کیا تھا کہ بھائی صاحب ہم آلریڈی غزہ میں بڑے بری طرح شکست کھا رہے ہیں، تو اگر لبنان کے ساتھ ہماری جنگ ہوتی اس میں ہمارا نقصان ہوگا. کابینہ کے کئی لوگوں نے جو ہیں استعفے دیے تھے. ایک ایک استعفیٰ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. اگر آپ میرا جو ویلوگ ہے وہ آپ دیکھ چکے ہیں تو اس میں نے ساری چیزیں رکھی کہ بھائی صاحب یہ ہوا ہے. اب وہی بات حزب اللہ بھی کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ بھائی صاحب ہم نے جب آپ کو بھاری بھرکم نقصان دیا تو کیا ہوا یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب مزاحمت کی یہ طاقت اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کی رہائش گاہ تک کو نشانہ بنا سکے. آپ کو یاد ہوگا میں نے خبر دی تھی کہ نتن یاہو کی رہائش گاہ کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور میں نے باقاعدہ وہ فوٹیج آپ کے سامنے رکھے تھے. وہ کہتے ہیں یہ ثابت کرتی کہ وہ قابض حکومت کے دل تک پہنچنے کی ہم صلاحیت رکھتے ہیں. اسرائیل کے ساتھ جنگ کے دوران حزب اللہ اپنے صرف قابض فوجی اڈوں کو نشان، یعنی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھائی صاحب حزب اللہ کا ایک قانون ہے تھے کابینہ میں کہ بھائی صاحب وہ ہمارے لوگوں کو نشانہ بنایا تو پھر ہم کیوں نہ بنائیں. تو انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ہمارے قوانین ہیں. اور پھر انہوں نے ویسے کیا. تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب اگر ہم چاہتے کہ بھائی صاحب خواتین اور بچوں کو نشان تو ہم بنا سکتے تھے، لیکن ہم نے نہیں بنایا. ہم نے آپ کے بارودوں کے ٹھکانوں کو، ہم نے آپ کے فوجیوں کے ٹھکانوں کو تباہ کیا. اور آج بھی اگر آپ نہیں رکیں گے، معاہدے توڑتے جائیں گے، تو پھر یاد رکھیے گا مزاحمت اسی طرح تگڑی ہے، مزید تگڑی ہے، اور پھر ہم خطرناک قسم کا وار کریں گے. اب تک کے لیے اتنے، بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا.